एग्ज़ाम विंग्स। सो फाइनली जिस चीज़ का सब लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे थे और शायद कोरोना की वजह से बहुत लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद ये एग्ज़ाम और डिले होगा या नहीं आएगा या इसका फॉर्म कब आएगा, बट आईबीपीएस ने फाइनली पीओ का नोटिफिकेशन आउट कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि पीओ का नोटिफिकेशन आ चुका है और अब पीओ का एग्ज़ाम जल्द ही होगा। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्राइटेरिया है एग्ज़ाम के लिए और इस बार क्या चेंज हुआ है एग्ज़ाम के लिए। सो एज ऑफ नाउ जो आईपीएस का ये जो रिक्रूटमेंट आया है, ये सीआरपी पीओएमटी 10th का रिक्रूटमेंट है। मतलब इससे पहले 9 जो एग्ज़ाम हो चुके हैं उनका रिजल्ट भी आ चुका है और 9वां जो एग्ज़ाम था उसमें ज्वाइनिंग भी कई कई जगह शुरू हो चुकी है। ये 10th पार्ट होगा एग्ज़ाम का। आईबीपीएस पिछले 10 साल से इस तरह के एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रहा है पीओ और बाकी क्लर्क के लिए। तो इस बार थोड़ा सा जो चेंज हमको देखने को मिला है वो ये है कि पार्टिसिपेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो सिर्फ इस बार 11 पीएसयूज हैं। सिर्फ 11 पब्लिक सेक्टर जो हैं वो इस बार पार्ट ले रहे हैं इस एग्जामिनेशन में। दूसरी चीज़ जो देखने वाली है कि क्योंकि कई बैंक के मर्जर की बात चल रही थी, तो मर्जर के बाद 10 बैंक होने की बात हो रही थी, तो वो सारे बैंक्स इस हिसाब से शायद नोटिफिकेशन इस बार दे रहे हैं। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो इस वेबसाइट पे अवेलेबल है www.ibps.in। और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप इस जगह पे अपनी क्वेरी मेल कर सकते हो या इस साइट से आप चेक कर सकते हो। तो लेट अस सी इस बार इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है, एग्जाम कब कब और कैसे कैसे होने वाला है। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट शुरू हुई है वो 5th ऑफ अगस्त से आई हुई है। तो मतलब कि कल से ये मतलब फॉर्म भरना आप शुरू कर सकते हो। इसकी जो लास्ट डेट है वो 26th ऑफ अगस्त है। तो कुल मिला के करीब करीब 21 दिन मिल रहा है फॉर्म भरने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लास्ट डे फॉर्म भरना है, क्योंकि साइट स्लो हो जाती है या कई बार सर्वर डाउन हो जाता है, तो इस तरह का कोई आपको रिस्क नहीं लेना है। आपको फॉर्म पहले ही भर देना है, राइट। जो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग है, जो कि बेसिकली जिनको ये ट्रेनिंग अवेलेबल होती है, ये सारे जनरल स्टूडेंट्स के लिए नहीं होती है, तो उनकी ट्रेनिंग सितंबर में ड्यू है। गिवन दैट कि अगर सारी चीज़ें नॉर्मल होंगी, इन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि अगर उस समय कंडक्ट कराने की सिचुएशन होगी तभी प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग होगी, नहीं तो प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग नहीं होगी। तो प्री एग्जामिनेशन की जो उन्होंने डेट दी है दैट इज़ 3rd 10th एंड 11th ऑफ अक्टूबर। और बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इस एग्ज़ाम पे इस डेट पे एग्ज़ाम हो जाएगा, क्योंकि अभी रिसेंटली आईबीपीएस कुछ एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाला था और उसके लिए उसने एडमिट कार्ड भी आउट कर दिए हैं। तो आप हाई प्रोबेबिलिटी मान के चलो कि इस डेट पे एग्ज़ाम होगा और उसके हिसाब से अब आपके पास सिर्फ 2 महीने हैं या उससे भी कम है और उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है। प्री रिजल्ट अक्टूबर या नवंबर में आ जाएगा, अक्टूबर एंड मोस्ट प्रॉब्ली। आप मान के चलिए कि ऐसे आ जाता है कि 25 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट आ जाता है। तो अगर 11 तारीख को पेपर हो रहा है तो विद इन अक्टूबर के लास्ट वीक में या एक्सट्रीमली नवंबर के फर्स्ट वीक में आपका जो रिजल्ट होगा प्री का वो आउट हो जाएगा। अब आती है मेंस की बात। मेंस जो है इन्होंने डेट दे दी है 28 नवंबर की। अभी तक वो जो भी मेंस की डेट देते हैं वो मेंस उसी दिन पे होता है। गिवन दैट कि इस साल कुछ चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट चल रही हैं, उस समय तक कंट्री में क्या कंडीशन होती है कोविड की, कितने केसेस हैं या कितनी रिकवरी है, वैक्सीन का क्या स्टेटस है, तो उस चीज़ पे कुछ हद तक डिपेंडेंट हो सकता है। बट हमको वो सारी चीज़ें नहीं सोचनी है। हमको अपने प्रिपरेशन करने के टाइम पे हमको मान के चलना है कि 28 नवंबर को हमारा पेपर है। क्योंकि जितना आप अपने आप को लिबरलाइज कर दोगे, जितना आप लाइट माइंड से सोचोगे कि अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम है, अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम है, तो वो टाइम उसमें बीतता चला जाएगा। और जितना आप कम टारगेट लेके चलोगे उतने जल्दी आप आपका कोर्स कंप्लीट होगा और आपको शायद रिवीजन के लिए ज़्यादा टाइम मिल जाए, अगर केस बढ़ते हैं और एग्ज़ाम डेट बढ़ती है या चेंज होती है। ठीक है, बट हमको वो रिस्क लेना नहीं है, राइट। तो अब मेन रिजल्ट का जो डेट दिया है इन्होंने वो दिया है दिसंबर में। 28 नवंबर को इनका एग्ज़ाम होगा मेंस का, और रिजल्ट ये दे देंगे दिसंबर में। दिसंबर सेकेंड वीक थर्ड वीक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इंटरव्यू इसमें जो होगा वो जनवरी फरवरी के आसपास एक्सपेक्टेड है, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली सारी चीज़ें उस समय तक नॉर्मल होने के लाइन पे होनी चाहिए। क्योंकि हम देखो हमको तैयारी करनी है तो हमको ऑप्टिमिस्टिक होकर तैयारी करनी है कि हाँ सारी चीज़ें पॉजिटिव ही होंगी। ठीक है, तो अगर इंटरव्यू आपको देना है तो वो जनवरी फरवरी के आसपास डेट होगी और फाइनल रिजल्ट अप्रैल में आ जाएगा। पिछले 10 साल में अगर हम देखें तो आईबीपीएस ने हमेशा 1st ऑफ अप्रैल को रिजल्ट दिया है
इस साल 2020 में छोड़ के, क्योंकि कोविड की वजह से सारी चीज़ें डिले हो गई थी। 1 अप्रैल को बहुत सी लोगों की लाइफ चेंज होने वाली है, तो आप भी उस लिस्ट में आना चाहते हैं, आपको भी अगर उस लिस्ट में पहुंचना है कि 1 अप्रैल 2021 को आपकी लाइफ चेंज हो जाए, आप एक ऑफिसर हो जाओ, तो उसके लिए फुल फ्लेज तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। अब समझते हैं कि इस एग्ज़ाम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, क्या क्या इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स आपको होनी चाहिए ताकि आप इस एग्ज़ाम को फिल कर सको। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो तो एज फैक्टर है, और एज फैक्टर इन्होंने दिया है 1 अगस्त 2020 के हिसाब से। मतलब 1 अगस्त को आपकी ये डेट होनी चाहिए। अगर आपको ये डेट आपकी सेकंड को हो रही है तो आप इसके लिए फिर एलिजिबल नहीं हो। जो मिनिमम एज हो है वो है 20 ईयर्स की। तो आपको 1 अगस्त को 20 ईयर्स का होना चाहिए। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2 अगस्त के हिसाब से शुरू होता है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हो। इस चीज़ का ध्यान रखना। और मैक्सिमम जो एज है वो 30 ईयर्स की है। तो अगर आपका बर्थ इससे पहले होता है कि आपका 30th ईयर कंप्लीट हो जा रहा है 1 अगस्त से, तब आप फॉर्म नहीं भर सकते हो। 2 अगस्त को भी अगर आप 30th के हो रहे हो, 31 के हो रहे हो, तब आप ये फॉर्म भर सकते हो। तो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना है कि आपकी जो एज होनी चाहिए वो 1 अगस्त से काउंट होगी। ठीक है। इसमें जो भी रिलैक्सेशन की क्राइटेरिया होती है वो सारी उसी हिसाब से चलेगी। SC ST के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है, OBC के लिए 3 ईयर्स का। जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं जो रिटायर्ड होते हैं फ्रॉम आर्मी और इस तरह की, उनको भी अलग से रिलैक्सेशन दिया गया है 5 ईयर्स का। और फिजिकल डिसेबिलिटीज़ के लिए 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है। जो क्राइटेरिया होती है कैटेगरी वाइज उस हिसाब से उसको फॉलो किया जाएगा। तो इस चीज़ को मेन आपको देखना है कि आप इस रेंज में आ रहे हैं तब आप ये फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट इज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। इसमें कोई भी परसेंटेज नहीं मांगा गया है, सिंपली ग्रेजुएट होना चाहिए। ग्रेजुएशन डिग्री आपकी होनी चाहिए फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और कॉलेज, चाहे वो डीम्ड यूनिवर्सिटी हो या किसी कॉलेज, जो कॉलेज है आपका किसी यूनिवर्सिटी के अंडर आ रहा हो, बट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ जो भी करते हैं हम लोग, सब लोग गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज से ही करते हैं, ऐसा कहने की बात है, बट इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है। ये जो क्वालिफिकेशन है ये एज ऑन 26 अगस्त, मतलब आपका जो भी रिजल्ट, फाइनल ईयर का रिजल्ट डिक्लेयर्ड होना चाहिए 26 अगस्त से पहले। अगर आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं डिक्लेयर हुआ है 26 अगस्त से पहले, तो फिर आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हो। कई जगह ये केसेस चल रहे हैं कि कोविड के वजह से अभी तक कई फाइनल एग्जामिनेशन के रिजल्ट नहीं आए हैं। तो ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा कि आपकी यूनिवर्सिटी, आपका कॉलेज 26 अगस्त, मतलब जो लास्ट डे है फॉर्म भरने का, उससे पहले उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। तो इस चीज़ को प्लीज़ बहुत ही सीरियसली देखना, क्योंकि अगर आपका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है और आप फॉर्म फिल कर देते हो, आप क्वालिफाई कर जाते हो, तो जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। आप इस चीज़ को प्लीज़ क्लियरली देख लेना कि आप इस चीज़ को फुलफिल कर रहे हो, तभी फॉर्म फिल करना। अब प्री एग्ज़ाम देखते हैं कि इसमें जो हमारे एग्ज़ाम का पैटर्न होता है वो होता है प्री एग्ज़ामिनेशन, मेंस एग्ज़ामिनेशन और इंटरव्यू। मतलब कुल मिला के इसमें 3 स्टेज होते हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू की। जो प्री एग्ज़ामिनेशन होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। तो इसमें आप जो मार्क्स पाओगे वो आपका आगे जाके काउंट नहीं होगा। आपको सिर्फ इतना पाना है ताकि आप प्री क्लियर कर सको, या मिनिमम आपको प्री क्लियर करना है, उससे ज़्यादा पा लो, दैट इज़ वेल, वेरी गुड। तो प्री एग्ज़ामिनेशन का पैटर्न क्या है? प्री एग्जामिनेशन आपका 3 सब्जेक्ट्स का होगा, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एनालिसिस और रीजनिंग। इंग्लिश में आपके 30 क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स के, 20 मिनट्स मिलेंगे आपको उसके लिए। क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो होगा वो 35 क्वेश्चन होंगे, उसके 35 मार्क्स होंगे और 20 मिनट्स मिलेगा। रीजनिंग भी आपका 35 क्वेश्चन होगा, 35 मार्क्स के होंगे और 20 मिनट्स मिलेगा। मतलब आपको तीनों सेक्शन में टाइम फिक्स मिलेगा। ये सेक्शनल का टाइमिंग आपका होगा कि आप 20 मिनट से ज़्यादा नहीं दे सकते हो। 20 मिनट बाद अपने आप क्वांट का पेपर शुरू हो जाएगा, फिर आप 20 मिनट्स का टाइमिंग चलेगा और अपने आप 20 मिनट्स बाद वो बंद हो जाएगा और अपने आप रीजनिंग का पेपर शुरू हो जाएगा। तो जो लोग इस तरह का एग्जाम पहली बार दे रहे हैं वो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखें कि आपको 20 मिनट्स प्री फिक्स मिलेगा, आपके हिसाब से नहीं होगा। वो पहले ही होगा कि पहले ये आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। ठीक है। अब दूसरी चीज़ समझिए कि यहाँ पे 30 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन हैं और सारे क्वेश्चन के एक एक मार्क्स हैं। 1 मार्क्स आपको मिलेगा किसी भी राइट आंसर के लिए और 1/4 आपका डिडक्ट होगा किसी भी रॉन्ग आंसर के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी है, तो हमको प्रिपरेशन उस हिसाब से करनी है और पेपर उस हिसाब से अटेम्प्ट करना है कि हमको निगेटिव मार्किंग नहीं गेन करनी है। राइट। टोटल क्वेश्चंस हमारे 100 हुए, टोटल मार्क्स हमारे 100 हुए और 60 मिनट्स आपको मिलेगा। कट ऑफ इसकी आप मान के चलो कि लास्ट ईयर गई थी रफली
समथिंग 60 आप मान के चलो कि 60 विल बी सेफ साइड, अगर आपको 60-65 विल बी सेफ साइड, ठीक है। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी कट ऑफ और बाकी कुछ और डिटेल्स हैं वो उसमें कवर करूंगा। मेंस एग्जाम का जो पैटर्न होता है उसमें आपके मेन 4 सेक्शन होते हैं: इंग्लिश, डेटा एनालिसिस, रीजनिंग एंड बैंकिंग एंड जनरल अवेयरनेस। इसमें इकोनॉमिक अवेयरनेस भी कुछ हद तक क्वेश्चन आ जाते हैं। अब इसमें क्या क्या होता है, इंग्लिश में आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स होगा और 40 मिनट्स मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको टाइम ज़्यादा मिलता है बट क्वेश्चंस कम होते हैं। डेटा एनालिसिस में आपको 35 क्वेश्चंस होंगे, आपको यहाँ पे 60 मार्क्स मिलेंगे। तो डेटा एनालिसिस में आप एक चीज़ देखो कि क्वेश्चन यहाँ कम है, यहाँ पे मार्क्स बहुत ज़्यादा है, तो इस चीज़ का वेटेज बहुत ज़्यादा है। टाइम आपको यहाँ पे 45 मिनट्स मिलेगा। रीजनिंग में आपको 45 क्वेश्चन होंगे, मार्क्स 60 मार्क्स होगा, और फिर वही चीज़ यहाँ टाइम आपको 60 मिनट्स मिलेगा। टाइम इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा है, वेटेज भी ज़्यादा है। तो ये दो सेक्शन ऐसे हैं जो बहुत ही क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से सबसे ज़्यादा मार्क्स आपको उठाने की ज़रूरत होगी। लेकिन बैंकिंग अवेयरनेस एक ऐसा सेक्शन है, अगर अगले 2 महीने 3 महीने आप इसको लगातार कॉन्टिन्यूसली कवर करते हो तो ये सेक्शन आपको फुल मार्क्स से ला सकता है। इसमें जितने भी आप टॉपर्स देखोगे मैक्सिमम इसमें 35-38 तक स्कोर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको कुल मिला के 40 क्वेश्चन मिलेंगे और 40 मार्क्स के ये क्वेश्चन होंगे। ओवरऑल जो आपका होता है वो 155 क्वेश्चन आते हैं, 200 मार्क्स का ये पेपर होगा और 3 आवर्स का आपका टाइम ड्यूरेशन होता है। इसके बाद जब आपका ये पेपर खत्म होता है, जैसे ही ये 3 आवर्स कंप्लीट होते हैं आपके, आपका तुरंत लेटर और ऐसे का सेक्शन शुरू होता है। ये राइटिंग होता है, मतलब इसको आपको टाइप करके करना होता है। इसमें 2 क्वेश्चन होते हैं, एक लेटर का एक ऐसे का। ये 25 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं और इसमें आपके लिए 30 मिनट्स होते हैं। 30 मिनट्स तक आपको टाइप करना होता है, ये 2 चीज़ आपको टाइप करनी होगी। ये चीज़ आपको मैं मेंशन कर दे रहा हूँ कि ये जो आपका सेक्शन होता है, इसका जब आप कट ऑफ क्लियर करोगे तभी आपके ये 25 मार्क्स काउंट होते हैं। मतलब ये जो 200 मार्क्स में जो भी कट ऑफ जाएगी, अगर वो आप क्लियर करोगे तभी आपका ये मार्क्स कैलकुलेट किया जाएगा या इस सेक्शन को चेक किया जाएगा। अगर आप इसको नहीं क्वालिफाई कर पाओगे तो ये सेक्शन आप नहीं कर सकते क्वालिफाई, सॉरी आपका इसका एग्जामिनेशन का इसका मार्क्स काउंट नहीं होगा। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि इन सारे सेक्शन से आपको कट ऑफ क्लियर करनी है, कट ऑफ से ऊपर मार्क्स लाना है और इसकी तैयारी अभी से शुरू करनी है। इस बार क्या वैकेंसी आई है ये बहुत ही क्रूशियल है, बिकॉज इस बार बहुत लोग कह रहे हैं कि वैकेंसी तो बहुत कम आई है, क्या होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा। और फैक्ट ये है कि वैकेंसीज यस बहुत कम आई है, बट एक बार फिर भी समझ लेते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज ने डिक्लेयर कर दिया है कि उनके पास कोई वैकेंसी नहीं है इस साल के लिए। तो वो लोग 000 हायर कर रहे हैं। बट कुछ ऐसे बैंक्स हैं जहां आप देखो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने वैकेंसीज अभी आउट नहीं की है। मतलब इन्होंने एनआर मतलब नॉट रिस्पॉन्डेड, अभी इन्होंने बताया नहीं है कि इनके पास कितनी वैकेंसीज हैं, कितने लोग को इनकी ज़रूरत है। ये डिपेंड करेगा कि कितनी ज्वाइनिंग हो रही है, कितना ये लोग बाद में इनके यहाँ से जा रहे हैं या कितने रिटायरमेंट हो रहे हैं, तो उसके हिसाब से ही बात में करेंगे। अभी जो आप देख रहे हो कि अभी 3 बैंक उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि कोई वैकेंसी नहीं है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी इस बार आई है अभी के हिसाब से बैंक ऑफ इंडिया में, वो है 734 वैकेंसीज। और यूको बैंक में भी 350 वैकेंसीज हैं। और ये जो आपका बैंक है पंजाब एंड सिंध बैंक, इसमें 83 वैकेंसीज हैं ओवरऑल। बट आप जब ये देखोगे कि ये सिर्फ 3 बैंकों ने वैकेंसी दी है और करीब 1167 वैकेंसीज आ रही हैं। यहाँ कुछ बैंक्स हैं जैसे ये 1 2 3 4 5 ऐसे हम बैंक देख रहे हैं जिन्होंने वैकेंसीज एनआर में डाल रखी है। तो एक रफ आइडिया के हिसाब से अगर इसी क्राइटेरिया जिस तरह से इन 3 बैंक ने वैकेंसीज दी है, तो ये आप मान के चलो कि अगर ये 5 वैकेंसी और आती है तो इसका एटलीस्ट 3 टाइम्स वैकेंसीज बढ़ेगी, 3 to 4 टाइम्स भी वैकेंसी बढ़ सकती है। तो यहाँ पे ये 3000 से 4000 ओवरऑल पहुँचने की उम्मीद है, अगर ये सारे जब अपनी रिक्वायरमेंट्स बता देते हैं। ये टेंटेटिव है, आपको इसके बारे में अभी नहीं सोचना है। अभी आपको सिर्फ सोचना है कि भाई जितनी भी वैकेंसीज मेरे लिए है मुझे उसमें लड़ाई करनी है। आपके पास जितनी वैकेंसी, अगर 1167 वैकेंसी ही रहती है, नो डाउट कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा, बट आपको उस हिसाब से अपनी दुगनी तिगनी मेहनत करनी है। इस चीज़ का ध्यान रखिए क्योंकि ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर से बहुत सी चीज़ें चेंज होने के लिए रेडी हैं। अगले साल बहुत से बैंक के merger होने वाले हैं। अगले साल शायद कहा जा रहा है कि अगले टाइम पे जो नया एग्ज़ाम का पैटर्न होगा जिसमें कंबाइंड पैटर्न, एक वन एग्ज़ाम होगा, कंबाइंड टेस्ट होगा, कंबाइंड एसएससी और ये सारे एग्ज़ाम्स के लिए, तो वो भी शुरू हो सकता है। तो ये आपके पास एक बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपको इसी में इसको क्रैक करके निकालना है।
ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा मेरे से बच्चे पूछते हैं कि सर इसमें क्या पेमेंट मिलेगी, सैलरी क्या होगी, इन हैंड क्या आएगा। तो ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि अभी जो सैलरी स्ट्रक्चर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये एक टेंटेटिव सैलरी स्ट्रक्चर है। क्यों ये टेंटेटिव है? क्योंकि अभी जो मैं बता रहा हूँ वो अभी जो बेसिक पे है या जो अभी चल रहा है क्राइटेरिया उसके हिसाब से। आप ज्वाइन करोगे अभी से 7-8 महीने बाद, अप्रैल के बाद मई जून तक आप ज्वाइन करोगे, अगस्त तक ज्वाइन करोगे, तब तक बहुत सी चीज़ें बदल जाएंगी। अब जो भी चीज़ें बदलने वाली हैं वो पॉजिटिव डायरेक्शन में बदलेंगी, इसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि सेटलमेंट चल रहा है, बात चल रही है। ठीक है, जो अभी बेसिक पे मिल रही है वो 23,700 की है, मतलब 23,000 की आपकी बेसिक पे होती है। बेसिक पे पे बाकी सारी चीज़ें ऐड ऑन होती हैं। ऐड ऑन क्या होता है? ये सारी चीज़ें जो होती हैं, HRA, DA, स्पेशल अलाउंस और ये सिटी अलाउंस, ये सारी चीज़ें आपकी ऐड ऑन होंगी इस 2300 पे। वो परसेंटेज वाइज ऐड ऑन होती है, और आपकी जो इन हैंड सैलरी बनेगी वो समवेयर अराउंड 38,000 टू 41,000 बनेगी। ये जो 38,000 टू 41,000 है, ये गिवन है कि आप कहाँ पे पोस्टेड हो, तो उसके हिसाब से थोड़ा बहुत डिफ्रेंशिएट करेगा। अब एक चीज़ मैं बता रहा हूँ जो बहुत क्रूशियल है आपके लिए और अच्छी चीज़ है, वो ये है कि ये अभी 11 बाइपर्टाइट सेटलमेंट करीब करीब फाइनल हो चुका है। 15% पे डील करीब करीब फाइनल डन होने वाली है। मतलब इसका ये हुआ कि आप जब जो सैलरी आप जो पाओगे उसमें इसमें 15% तक इंक्रीज हो चुका होगा, और बेसिक पे जब 15% इंक्रीज हो जाएगी तो आपकी जो सैलरी आपको मिलेगी वो समवेयर अराउंड 45 टू 50 स्टार्टिंग में ये इन हैंड आप पा सकते हो। तो इमेजिन करो इस तरह की सैलरी से स्टार्ट करना और करियर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ का होना आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा। तो मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगा कि अभी से आप इसके लिए लग जाओ। ये बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और एक ऐसा आपको फास्ट करियर ग्रोथ का ऑप्शन ये देगा जिससे आप काफ़ी आगे तक जा सकते हो। तो अगर आप ये तैयारी अभी से शुरू कर देते हो, और क्योंकि टाइम नहीं है, अब 2 महीने में आपको एग्ज़ाम देना है, सारी चीज़ें एकदम पीक पे हैं, कॉम्पिटिटिव कंपटीशन एकदम पीक पे होगा, और ये एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपको गेन करना है, तो उसके लिए अभी से लग जाइए। इसके सिवा अगर आपको कोई भी और डाउट है, या आगे आपको कैसे तैयारी करनी है, इस एग्ज़ाम को कैसे कवर करना है नेक्स्ट 2 मंथ्स में, A to Z आपको कैसे पढ़ना शुरू करना है और कैसे पूरी चीज़ें कंप्लीट करनी है, मॉक कब देना है, कैसे देना है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको सारी चीज़ें सैलरी से लेके और जो भी बेसिक डिटेल्स है तैयारी की, वो हम उसमें बताएंगे। बाकी आपको कोई पर्सनल क्वेरी अगर आपको कुछ पूछनी हो तो आप कमेंट सेक्शन पे रिप्लाई कर सकते हो। चलो, थैंक यू स्टूडेंट्स, और बेस्ट ऑफ लक, और अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो, एंड डू प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स।